गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भुपजी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाए जाते हैं उनकी जो सूचना है आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसका जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन है, वो किस प्रकार से होता है। हम बात कर रहे थे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की। वहां हमने पढ़ा था कि आवर्तबीजी पादपों में निषेचन होने के बाद में कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। तो हमने जाना जो भ्रूण कोष है, एम्ब्रियो सेक है, उसका डेवलपमेंट पढ़ा। उसके बाद में जो डाइकोट है, द्विबीजपत्री जो भ्रूण है, उसका डेवलपमेंट पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री जो एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। इसके बाद में बीज और फल परिवर्धन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। हमने बीजांड में पढ़ा था। जो बीजांड है उसमें भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका के साथ एक नर युग्मक संलयन करता है और नर युग्मक संलयन करके किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज जो होगा एक द्विगुणित कोशिका होगी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां ये युग्मनज हो गया, युग्मनज बन गया निषेचन के बाद में। और जो युग्मनज है वह एक द्विगुणित क्या है, कोशिका है। ये जाइगोट का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इस जाइगोट से ही पूरे के पूरे भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होगा। युग्मनज में विभाजन व विभेदन द्वारा भ्रूण निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। अब भ्रूण का जो परिवर्तन है वो इस युग्मनज से कैसे होगा, ये आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये एक मोनोकोट एम्ब्रियो का चित्र है, एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसका चित्र है। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है, इस वीडियो में आज हम यही समझने वाले हैं। एक बीजपत्री जो भ्रूण का परिवर्तन होगा, यह लीलियम टाइप का भ्रूणीय परिवर्तन होता है। तो समझे हम। सबसे पहले जो युग्मनज होगा, ये युग्मनज क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, अनुप्रस्थ विभाजन करता है। और युग्मनज में होने वाले जो अनुप्रस्थ विभाजन है उसके दौरान यहां 3 सेल्स बनती हैं, 3 कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होगा सबसे पहले, और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा यहां 3 सेल बनेंगी। ऊपर वाली जो ये कोशिका है, इस कोशिका को हम कह रहे हैं टर्मिनल सेल, और जो बीच वाली मध्य वाली जो कोशिका है इसे कह रहे हैं मिडिल सेल, और सबसे नीचे वाली ये जो कोशिका है इस कोशिका को कह रहे हैं बेसल सेल। आधारीय क्या कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं। तो यहां प्रारंभ में जो एम्ब्रियो बनता है प्रो एम्ब्रियो, ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो को दर्शा रहा है। एक बीजपत्री पादपों में जो प्राक भ्रूण है, प्रो एम्ब्रियो है, ये 3 कोशिकीय होता है। जबकि हमने द्विबीजपत्रियों में पढ़ा था, द्विबीजपत्रियों में जो प्राक भ्रूण होता है वह द्विकोशिकीय होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो में। वहां डाइकोट में द्विबीजपत्री जो भ्रूण था उसमें प्राक भ्रूण 2 कोशिकीय होता है,
जिसमें एक सेल एपिकल सेल, एक सेल बेसल सेल या एक सेल एम्ब्रियोनिक सेल, एक सेल बेसल सेल कहलाती है। इधर जो जितने भी परिवर्तन होंगे वो होंगे निभागीय सिरे की तरफ, इधर होगा ऊपर की तरफ निभागीय सिरा, इधर होगा बीजांड द्वारीय सिरा। तो ऊपर जितने भी चेंजेस होंगे वो निभागीय सिरे की तरफ, इधर नीचे जितने चेंजेस होंगे वो बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ क्या होंगे, चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे। तो यहां सबसे पहले जो एक बीजपत्री भ्रूण है उसमें 3 कोशिकाएं बनती है। इन 3 जो सेल्स हैं इनका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, तो ध्यान दो, यहां इनका निर्माण होने से पहले भी क्या होता है, जो युग्मनज है ये विश्राम अवस्था में रहता है और उसके बाद में ये अपने आकार आकृति में क्या करता है, वृद्धि करता है और अपने चारों तरफ एक पतले इस तरह का क्या करता है, निर्माण करता है। और अब जो ये युग्मनज है इस युग्मनज को अपन क्या कह रहे थे, स्पोर कह रहे थे। इसी से बाद में क्या बन रहा है, 3 कोशिकीय भ्रूण बन रहा है। अब यहां 3 कोशिकाएं कैसे बनी, तो देखो सबसे पहले युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन से यहां 2 सेल्स बनती हैं, इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। निभागीय सिरे की तरफ एम्ब्रियोनिक सेल या एपिकल सेल बनेगी और ये बनेगी बेसल सेल। आधारीय क्या बनेगी, कोशिका बनेगी और ऊपर कौन सी, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल। आगे बेसल सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती है, इस कोशिका में कोई विभाजन नहीं होगा, जबकि जो एपिकल सेल है ये आगे विभाजन करेगी। ये आगे विभाजन करके 2 नई कोशिकाओं का और निर्माण कर लेगी। इस प्रकार से 3 कोशिकीय प्राक भ्रूण बनेगा। ऊपर वाली दोनों कोशिकाओं में से सबसे ऊपर वाली जो चलाजा एंड की तरफ है, निभागीय सिरे की तरफ है, उस कोशिका को हम कह रहे हैं टर्मिनल सेल, ये मिडिल सेल और ये कौन सी, बेसल सेल। तो इस प्रकार से 3 कोशिकीय प्राक भ्रूण क्या होता है, डेवलप्ड होता है, बनता है। ध्यान दो आगे, तो यहां ये जो है इसे तो हमने कहा क्या, टर्मिनल सेल, और ये जो बनी ये कह रही है मिडिल सेल, और सबसे नीचे वाली जो कोशिका है अपनी वो कहला रही है आधारीय कोशिका या बेसल सेल। अब इनसे जो भ्रूण का परिवर्धन होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है, तो जो टर्मिनल सेल है, ये जो टर्मिनल सेल है ये निर्माण करती है बीज पत्र का, कोटिलीडन बनाती है, बीज पत्र का निर्माण करती है, कोटिलीडन का क्या करती है, निर्माण। और एक बीज पत्री भ्रूण की बात करें तो उसमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, इसलिए उसे मोनोकोट कहते हैं। एक ही बीज पत्र या एक ही कोटिलीडन पाया जाता है। तो जो कोटिलीडन बनेगा उसका जो निर्माण है, कोटिलीडन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, टर्मिनल सेल का। और एक बीज पत्रियों में जो कोटिलीडन है वह पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है, वह न्यूट्रेंट से भरपूर नहीं होता है और एक थिन या पतले स्तर के रूप में पाया जाता है। और उस पतले स्तर को हम यहाँ क्या कहते हैं, जो कोटिलीडन है एक बीज पत्रियों का, उस कोटिलीडन को हम क्या कह सकते हैं, स्कूलेटम कह सकते हैं। क्या कहेंगे, स्कूलेटम। एक बीज पत्री जो है उनका जो बीज पत्र है वह एक थिन पतले लेयर के रूप में पाया जाता है, जिसमें पोषक तत्व भरपूर नहीं होते हैं, पोषक तत्वों से भरा हुआ नहीं होता है, पोषण प्रदान करने का इसका पोषण प्रदान करने में इसका कोई योगदान नहीं होता है, पोषक तत्व इसमें नहीं पाए जाते हैं, पतले स्तर के रूप में पाया जाता है। और एक बीज पत्रियों का जो कोटिलीडन है
जो बीज पत्र है उस बीज पत्र को ही हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपको कि स्कूटेलम क्या है, यह स्कूटेलम किन में पाया जाता है। तो एक बीज पत्री जो पादप हैं, घासीय जो पादप हैं, उनमें हमें स्कूटेलम देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें गेहूं की, चावल की आदि में हमें स्कूलेटम देखने को मिलेगा। क्लियर। यहां पर जो मिडिल सेल है, इस मिडिल कोशिका में, मध्य कोशिका में अब विभाजन होंगे और जो मिडिल कोशिका है यह किस किस संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। तो मिडिल जो कोशिका है उसके द्वारा निम्न संरचनाएं बनती हैं। एक तो बनता है भ्रूणीय अक्ष। क्या बनता है? भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस का निर्माण होता है। इसके अलावा प्लूम्यूल, प्रांकुर जो है उसका जो निर्माण होगा वो मिडिल कोशिका के द्वारा होगा। इसके अलावा जो मूलांकुर है, रेडिकल है, मूलांकुर, उसका जो निर्माण है वो कौन करेगा? मिडिल सेल करेगी। इसके अलावा एपिकोटाइल, इसके अलावा हाइपोकोटाइल, बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार का निर्माण मिडिल सेल से होगा। इसके अलावा सस्पेंसर या चूसकांग जो है उसका निर्माण भी किससे होगा? मिडिल सेल से होगा। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण की हम बात करें तो दो द्विबीजपत्री था, उसमें जो बेसल सेल थी वो बेसल सेल सस्पेंसर का निर्माण करती है, जबकि एक बीजपत्रियों में जो मिडिल सेल है वो यहां सस्पेंसर का क्या करती है? निर्माण करती है। बेसल जो सेल है यहां ये बेसल सेल आगे विभाजन नहीं करेगी, आगे डिवाइड नहीं करेगी और मिडिल सेल से बनने वाले जो सस्पेंसर हैं उनके साथ ये भी जुड़ेगी। और यहां जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल जल और जो पोषक तत्व न्यूट्रेंट वगैरह हैं उनको अवशोषित करने का क्या किया जाता है? इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहां तक क्लियर। मिडिल सेल किन किन संरचनाओं का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। भ्रूणीय अक्ष बना रही है, प्रांकुर बना रही है, मूलांकुर बना रही है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सस्पेंसर, ये सभी संरचनाएं किससे बनती हैं? यहाँ मिडिल सेल से बनती हैं। ध्यान दीजिए आगे। अब हम आगे देखें तो मिडिल जो सेल है उसमें और जो टर्मिनल सेल है उनमें आगे डिवाइड होंगे। टर्मिनल जो सेल है वो बाईं तरफ अधिक विभाजन करेगी और जिसके कारण जो भ्रूणीय अक्ष बनेगा मिडिल सेल से उसको थोड़ा सा ये बाहर की तरफ क्या कर देगी? धकेल देगी। ध्यान दीजिए किस प्रकार से यहां किसका निर्माण हो रहा है। तो हम देखें, जैसे ये मैं बात करूं, ये बनेगा स्कूटेलम, ये मिडिल क्या है? सेल है, मिडिल कोशिका है। और यहां ये नीचे आधारीय क्या है? कोशिका। आधारीय क्या है? कोशिका है। ये जो कोशिका बनाई ये मिडिल कोशिका है और यही किस में चेंज होगी? भ्रूणीय अक्ष में चेंज होगी। इसमें इधर वाली कुछ कोशिकाएं डिवाइड होंगी और विभाजन करके इधर 6 से 10 कोशिकीय लंबे किसका निर्माण कर लेती है? निलंबक का। तो ये क्या कहला रही है? सस्पेंसर कहला रहा है। ये क्या कहला रही है? ये बेसल सेल है, बेसल सेल। और यहां ये जो कोशिका है, इस कोशिका में मिडिल सेल में सभी दिशाओं में विभाजन होंगे और विभाजन के द्वारा यह कोशिकाओं का क्या बना लेती है? समूह बना लेती है। कोशिकाओं का क्या बना लेती है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट,
यहां मिडिल कोशिका ने विभाजन किया और कोशिकाओं का क्या बना लिया, इसने समूह का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या बन गया, समूह। और जो टर्मिनल सेल है वह बाईं तरफ क्या होगी, अधिक डिवाइड होगी, जिसके कारण भ्रूणीय जो अक्ष है इसको बाहर की तरफ ये क्या कर देती है, धकेल देती है। अब धीरे 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 इनमें डेवलपमेंट होगा, परिवर्धन होगा और जो भ्रूण है इस भ्रूण का निर्माण होगा। तो हम देखें किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होगा। तो यहां ये जो सस्पेंसल है और ये बेसल सेल है, ये तो सस्पेंसर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इनका कोई रोल नहीं है, ये आगे क्या हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हम बात करें किस किस की, एम्ब्रियोनल एक्सिस की, भ्रूणीय अक्ष की, अर्थात मिडिल सेल किस में चेंज होगा, भ्रूणीय अक्ष का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये जो कोशिका है ऊपर वाली टर्मिनल जो सेल है ये क्या बनाएगी, कोटेलिडन बनाएगी, अर्थात ये क्या बनाएगी, बीज पत्र बनाएगी। और हम यहां एक बीज पत्री जो है उनका जो बीज पत्र है उस बीज पत्र को हम यहां क्या कह रहे हैं, स्कूटेलम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्कूटेलम कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ये हमने ये मिडिल सेल किसका निर्माण कर लिया, भ्रूणीय क्या बना ली, अक्ष। ये पूरी की पूरी क्या है, भ्रूणीय क्या है, अक्ष है। ये जो पूरी संरचना दिख रही है ये पूरी की पूरी क्या है, भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस को इधर धकेलकर इसको इसके ऊपर कौन, बीज पत्र, कोटेलिडन एक थिन या पतले स्तर के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ये जो पूरी संरचना है यहां से लेकर यहां तक, ये इसे हम कह रहे हैं भ्रूणीय अक्ष कह रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे हैं। तो किससे बना ये, मिडिल सेल से एम्ब्रियोनल क्या बन गया, एक्सिस बन गया। और एम्ब्रियोनल एक्सिस से कौन जुड़ा हुआ है, स्कूटेलम जुड़ा हुआ है। हम एक बीजपत्री का जो कोटेलिडन है उसे क्या कह रहे हैं, स्कूलेटम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्कूलेटम कह रहे हैं, जो पतले थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। ये जो स्कूटेलम है ये क्या कर रहा है, जो भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जहां से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ क्या है, जुड़ा हुआ होता है, उस भाग को, उस स्थान को हम कोटेलिडनरी नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटेलिडनरी नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटेलिडनरी क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। अब जो भ्रूणीय अक्ष है, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो कोटेलिडनरी नोड से या स्कूटेलम से कहां है, ऊपर है। तो ये ऊपर वाला ये जो पूरा भाग है ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, एपीकोटाइल। क्या कहलाएगा, एपीकोटाइल, बीज पत्रोपरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीकोटाइल। और भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो स्कूटेलम से कहां है, नीचे है, ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार। तो ये बीज पत्राधार है, ये बीज पत्रोपरिक है। भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो स्कूटेलम से कहां है, ऊपर। भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो स्कूटेलम से कहां है, नीचे। क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। अब इस भ्रूणीय अक्ष में हम देखें तो जो एपीकोटाइल है, इस एपीकोटाइल के जो शीर्ष है, इसके शीर्ष पर उपस्थित होता है प्ल्यूम्यूल।
या हम कहें प्रांकुर क्या उपस्थित होता है? प्लूम्यूल या क्या पाया जाता है? प्रांकुर, जो सूट एपेक्स का भाग है। किसका भाग है? सूट एपेक्स का भाग है प्रांकुर। और हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल से नीचे, एपिकोटाइल से ऊपर भ्रूणी अक्ष में क्या उपस्थित है? प्रांकुर। और हाइपोकोटाइल से नीचे भ्रूणी अक्ष में क्या उपस्थित है? मूलांकुर। क्या उपस्थित है? मूलांकुर, या इसे हम कह रहे हैं रेडिकल। क्या कह रहे हैं? रेडिकल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रेडिकल। और इसे क्या कह रहे हैं? प्लूम्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्लूम्यूल कह रहे हैं। अब यहां एक बीजपत्री में केवल और केवल एक ही क्या है? बीजपत्र है। तो जो प्रांकुर और जो मूलांकुर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक बीजपत्रियों में विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है इनके भ्रूण में, और इनमें इनकी सुरक्षा के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडवांस्ड कवरिंग पाई जाती है। और वह जो एडवांस्ड जो कवरिंग है, उस कवरिंग जो प्रांकुर को क्या किए हुए है? ढके हुए है, वह एक्स्ट्रा जो कवरिंग है वह कहलाएगी कोलियो पटेला। और ऐसे ही जो मूलांकुर है, इसको भी, इसकी भी सुरक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो कहलाएगी कोलियो राइजा। यहां कोलियो पटेला और कोलियो राइजा जो शब्द हैं, यहां कोलियो राइजा व कोलियो पटेला जो शब्द हैं वह केवल एक बीजपत्रियों के लिए काम में लिए जाते हैं। यहां प्लूम्यूल और रेडिकल के स्थान पर हम कोलियो पटेला और कोलियो राइजा को काम में ले सकते हैं। जो द्विबीजपत्री जो भ्रूण था, उसमें कोलियो पटेला और कोलियो जो राइजा है वह हमें देखने को नहीं मिलता है, वह हमें देखने को नहीं मिलता है। केवल एक बीजपत्री जो भ्रूण होंगे उन्हीं में कोलियो पटेला, इसे कहेंगे प्रांकुर चोल। क्या कहेंगे? प्रांकुर चोल। और जो कोलियो राइजा है, कोलियो जो राइजा है जिसे हम कहते हैं मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल। तो जो मूलांकुर है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो इसकी सुरक्षा कर रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? मूलांकुर चोल, कोलियो राइजा। और प्रांकुर के ऊपर जो एक्स्ट्रा कवरिंग है उसे हम कह रहे हैं कोलियो पटेला। तो ध्यान दो, कोलियो राइजा, आर राइजा, राइजा में आर है, और जो रेडिकल है उसमें आर है। तो रेडिकल के ऊपर एक्स्ट्रा जो कवरिंग है वो कोलियो राइजा। प्लूम्यूल और पटेला, तो प्लूम्यूल को ढकने वाली जो एक्स्ट्रा कवरिंग है उसे हम कह रहे हैं प्रांकुर चोल कह रहे हैं। यहां जो मूलांकुर है, इस मूलांकुर के आगे एक एक्स्ट्रा कवरिंग और है, केप समान संरचना और है, जिसे हम कहते हैं रूट केप। क्या कहते हैं? रूट केप। मूल गोप कहते हैं। ये मूल गोप क्या करता है? जब जो जड़ है, जड़ मिट्टी को चीरते हुए अंदर जाती हैं, तो मिट्टी के घर्षण से जो कोमल मूलांकुर है, उस कोमल मूलांकुर की जो रूट कैप है, मूल गोप हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। तो क्लियर यहां तक? ये स्कूटेलम है और केवल एक ही क्या उपस्थित है? कोटिलिडन उपस्थित है, बीजपत्र उपस्थित है, इसीलिए इन्हें हम क्या कर रहे हैं? एक बीजपत्री कह रहे हैं। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है और परिपक्व जो एम्ब्रियो बनेगा, वो परिपक्व एम्ब्रियो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एक बीजपत्री जो पादप हैं उनमें, इससे अब परिपक्व क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और परिपक्व जो एम्ब्रियो है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ध्यान दो, यहां ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी संरचना है, इसको हम कह रहे हैं स्कूटेलम। क्या कह रहे हैं? स्कूटेलम।
तो एक बीजपत्रियों में जो कोटिलिडन है, बीजपत्र है, उससे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम, क्योंकि ये एक पतले थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर नहीं होते हैं, पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखें तो ये तो है स्कूटेलम, और स्कूटेलम थोड़ा सा बाईं तरफ है, और जो भ्रूण है ये इसको थोड़ा साइड में क्या कर देता है, धकेल देता है। तो अब हम देखें इसमें ये पूरा का पूरा जो भाग है ना, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहला रहा है, भ्रूणीय अक्ष कहला रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहला रहा है। और भ्रूणीय अक्ष में यहां से देखो, यहां से कौन, स्कूटेलम और एम्ब्रियोनल एक्सिस जुड़े हुए हैं, जिसे हमने क्या कहा है, कोटिलिडनरी नोड कहा है। तो अब जो स्कूटेलम है, इससे ऊपर का जो भाग है भ्रूणीय अक्ष का, वह तो क्या कहला रहा है, भ्रूणीय अक्ष का ऊपर वाला जो भाग है, उस ऊपर वाले भाग को तो हमने क्या कहा है, एपिकोटाइल। तो ये जो पूरा भाग होगा, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल कहलाएगा। ये जो पूरा भाग होगा ये एपिकोटाइल कहलाएगा। और भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो स्कूटेलम से नीचे है, वो क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। एपिकोटाइल का निर्माण मैंने बताया कौन सी कोशिका से, मिडिल कोशिका से। हाइपोकोटाइल का निर्माण भी कौन सी कोशिका से, मिडिल कोशिका से। ये सूट एपेक्स है जहां प्रांकुर उपस्थित है। प्रांकुर किससे ढका हुआ है, प्रांकुर चोल से, कोलियोपटाइल के द्वारा ढका हुआ है। और नीचे क्या उपस्थित है, यहाँ ये मूलांकुर है, रेडिकल है, जो रूट कैप से ढका हुआ है। और इसका बाहरी जो कवरिंग है वो क्या कहलाएगा, कोलियोराइजा कहलाएगा, मूलांकुर चोल कहलाएगा। तो प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल हमें केवल एक बीजपत्रियों में देखने को मिलती हैं। अब यहां हम देखें तो यहां जो स्कूटेलम है, कोटिलिडन है या स्कूटेलम है, क्योंकि एक बीजपत्रियों में जो कोटिलिडन है उसे स्कूटेलम कह रहे हैं। इसका यहाँ क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से क्या नहीं है, भरपूर नहीं है, पोषक तत्वों से भरा हुआ नहीं है। इसके लिए हम एक बीजपत्री जो बीज है उसकी संरचना बना के देखें। जैसे हम एक मक्का का सीड लें, किसका सीड लें, ये एक मक्का का क्या है, बीज है। और इसके मध्य एक एपिथेलियल लेयर का क्या हो गया, निर्माण, जिससे यह दो भागों में बट गया। यह एम्ब्रियोनिक पार्ट कहलाएगा, और नीचे वाला ये तो पूरा कहलाएगा एम्ब्रियोनिक पार्ट। और ये जो पूरा भाग है ऊपर वाला, ये भाग पूरा का पूरा कहलाएगा एंडोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहेंगे, भ्रूण पोष। और इसमें स्टार्च भरा हुआ है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है, जो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को न्यूट्रिएंट, पोषण प्रदान करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। पोषण प्रदान करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ये पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है, यह भी एंडोस्पर्म से ही एक पतली परत का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं एल्यूरोन। एल्यूरोन परत जो प्रोटीन की क्या है, परत है। तो एल्यूरोन जो परत है उसका निर्माण होता है भ्रूणपोष से ही। इसलिए जो एल्यूरोन परत है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वह त्रिगुणित हैं, 3n है। इनकी सूत्र गुणिता कैसी है, 3n। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है। एल्यूरोन जो परत है उसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी जो सूत्र गुणिता है वह कितनी है, तो कितनी होगी, 3n होगी। ये एम्ब्रियोनिक पार्ट है। इस एम्ब्रियोनिक पार्ट की हम बात करें तो इसी में ये पूरा जो है एम्ब्रियोन है, ये पूरा एम्ब्रियो है। और ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा क्या है, स्कूटेलम है। क्या है, स्कूटेलम है। और ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो भ्रूणीय अक्ष है। भ्रूणीय अक्ष का जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, प्रांकुर है। यहाँ रेडिकल है, मूलांकुर है।
प्रांकुर जो है एक्स्ट्रा कवरिंग प्रांकुर चोल से ढका हुआ है, मूलांकुर जो है एक्स्ट्रा कवरिंग मूलांकुर चोल से ढका हुआ होता है। तो आप देखें तो आपको एक बीजपत्री जो एम्ब्रियो है ना, उसमें स्ट्रक्चर देखें एनसीईआरटी की बुक में हम, तो इसकी जो संरचना है वो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आती है। ऐसे बना हुआ है ना। तो ये तो पूरा एम्ब्रियो भ्रूणीय क्या कहलाएगा, अक्ष, और इस भ्रूणीय अक्ष में ये क्या है, प्रांकुर प्ल्यूम्यूल है, और ये क्या है, मूलांकुर रेडिकल है। मूलांकुर के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग जिसे हमने क्या कहा, प्रांकुर चोल कोलियोराइजा कहा, मूलांकुर चोल कोलियोराइजा कहा, और प्रांकुर के ऊपर एक्स्ट्रा जो कवरिंग थी उसे हमने प्रांकुर चोल कहा या कोलियोपटाइल कहा। और ये पूरा का पूरा जो भाग है यहाँ, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये यहाँ, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, स्कूटेलम, स्कूटेलम कहलाएगा। अब यहाँ इनमें स्कूटेलम जो है यह पतले थिन लेयर के रूप में है, जो बीजपत्र जिसे स्कूटेलम कह रहे हैं। इसका यहाँ कार्य क्या है, ये जो स्कूटेलम है ये एंडोस्पर्म से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसका स्तर एंडोस्पर्म से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ ये करता क्या है कि जो स्टार्च वगैरह है इनमें पोषक तत्व जो हैं इनका हार्मोन एंजाइम आदि के द्वारा जब अपघटन होता है तो ये क्या करता है, इस स्कूटेलम से होते हुए ही कहाँ तक जाते हैं, भ्रूण तक इनका क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो यहाँ जो पोषक तत्व हैं ये स्कूटेलम से होते हुए, स्कूटेलम इन पोषक तत्वों को कहाँ तक, भ्रूण तक पहुँचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने आज बात की है कि जो एक बीजपत्री जो मोनोकोट है उनका जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो संपन्न होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। और ये जो चित्र हैं अच्छे से बनाना आप और मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।